भारत सरकार की ओर से अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया गया था, जिसके बाद तमाम याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दी गई कि सरकार ने जिस प्रक्रिया का पालन किया, क्या वो प्रक्रिया सही थी या उस प्रक्रिया में कुछ असंवैधानिक चीजें भी मौजूद थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनकर सामने आया था और इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना डिसीजन दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की ओर से जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था वो प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक थी, यानी कि धारा 370 के हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने की सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी मोहर लगा दी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम धारा 370 क्या है, पूरे मामले को समझेंगे, इस मामले का क्या इतिहास रहा है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने क्या दलील दी थी उस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, उन निर्देशों की भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है आप इसे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़कर देख सकते हैं। अगर खंडों की बात करें तो ये आपका भारतीय संविधान और भारतीय समाज, इन दोनों खंडों से आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले धारा 370 का जो पूरा विवाद रहा है उस विवाद को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर धारा 370 के इतिहास की बात करें तो इस पूरे आर्टिकल को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था और धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। अब विशेष राज्य के दर्जे होने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर को यह शक्ति दी गई थी कि वो अपना अलग से एक संविधान बना सकता है और साथ ही वो अपने नागरिकों को भी परिभाषित कर सकता है। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसे ये पावर दी गई थी कि वो तय कर सकती थी कि वहां के नागरिक कौन होंगे, कौन वो लोग होंगे जो कि जम्मू कश्मीर में रह सकेंगे, वहां की सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के लाभ उठा सकेंगे। तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के तौर पर देखा जा रहा था। इसके अलावा भारतीय संसद की ओर से जो भी कानून पारित किए जाते थे वह उनकी लिमिटेशन होती थी जम्मू कश्मीर पर, वो ऑटोमेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। वो जम्मू कश्मीर में तब लागू होते थे जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा की ओर से ऐसा ही एक समानांतर, एक पैरेलल कानून पारित किया जाता था, तब जाकर भारत सरकार के कानून जम्मू कश्मीर में लागू होते थे। जबकि अगर आप दूसरे राज्यों में देखेंगे तो दूसरे राज्यों में ऑटोमेटिक तरीके से केंद्र सरकार के कानून लागू हो जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ स्थिति जो थी वो थोड़ी अलग थी। और इसके बाद 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से धारा 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया जाता है और सरकार ने इस संबंध में तर्क दिया था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर के शेष जो दूसरा हमारा देश है, जो पूरा हिस्सा है, उससे एकीकरण के लिए इस तरह का कदम उठाए जाना अनिवार्य था। ये हमने पूरे मामले को समझा। अब इसी के बाद सरकार के इसी डिसीजन के बाद जो तमाम विपक्षी दल के नेता थे या फिर दूसरे जो एक्टिविस्ट थे जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की थी। उनमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि भारत सरकार की ओर से जो राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया था, क्या ये तरीका जो अपनाया गया ये तरीका संवैधानिक था या फिर यहाँ पर कुछ असंवैधानिकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें भी मौजूद थी। तो यही जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा हुआ था। तो हमने एक बार पूरे मामले को समझ लिया। अब यहाँ पर हमारे लिए ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि जो याचिकाकर्ता थे, जो पिटिशनर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने किस तरह के आर्ग्यूमेंट दिए थे। तो उन आर्ग्यूमेंट के माध्यम से हम इस पूरे केस को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो अगर पहले आर्ग्यूमेंट की बात करें तो इसमें कहा गया था कि धारा 370 जो है वो एक अस्थायी प्रावधान नहीं है, बल्कि वो एक स्थायी प्रावधान है, यानी कि उसे एक परमानेंट प्रोविजन के तौर पर याचिकाकर्ताओं ने पेश किया था। क्या तर्क दिया गया था इसके लिए? तो इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 उपखंड 3 को पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को इस पूरी धारा यानी धारा 370 को निष्प्रभावी
इनऑपरेटिव करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें तो धारा 370 को हटा सकते हैं। हालांकि वहीं पर उसी सेक्शन 370 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को धारा 370 को हटाना है तो इसके लिए राज्य संविधान सभा की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो उसका गठन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में अपना काम खत्म करके इसको भंग कर दिया गया था। यानी याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि क्योंकि 1957 में जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो समाप्त हो गई थी, इसी वजह से जो अनुच्छेद 370 है वो 1957 के बाद एक स्थायी प्रावधान बन गया था। यानी कि इसे भारतीय संविधान से अब नहीं हटाया जा सकता। ये पहला तर्क हुआ। दूसरा तर्क विलय और आंतरिक संप्रभुता को लेकर था, मर्जर को लेकर था। दरअसल इस तर्क के तहत यह कहा गया था कि केंद्र के साथ हमेशा से ही जम्मू कश्मीर का जो संबंध रहा है यूनियन और जम्मू कश्मीर की सरकार का, वो एक विशेष तरह का रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे तो याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर हुए थे तो वहां पर दो तरह की संप्रभुता मौजूद थी। पहली संप्रभुता थी बाह्य संप्रभुता और दूसरी संप्रभुता थी आंतरिक संप्रभुता, यानी कि एक्सटर्नल सोवरेनिटी और इंटरनल सोवरेनिटी। और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के माध्यम से केवल एक्सटर्नल सोवरेनिटी को ट्रांसफर किया गया था, यानी कि ऐसे मामलों को ट्रांसफर किया गया था जो कि राज्य के दायरे से बाहर आते हैं और वो मामले जो कि राज्य के दायरे के अंदर आते हैं, यानी कि इंटरनल सोवरेनिटी के मामले, ये मामले जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि थे, जम्मू कश्मीर की जो जनता थी, उसके पास ही मौजूद थे। तो इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो राज्य की संप्रभुता का हनन नहीं कर सकती है। वो केंद्र की सरकार के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्र की सरकार की कि वो राज्य की संप्रभुता की रक्षा करें, सुरक्षा करें। ये दूसरा तर्क हुआ। तीसरा तर्क यहाँ पर यह दिया गया कि जम्मू कश्मीर सरकार की तो सहमति ही नहीं ली गई। दरअसल भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो ये कहता है कि हमने पहले भी बात की थी कि केंद्र अगर कोई कानून बनाता है उस कानून को राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। लेकिन जब धारा 370 को समाप्त किया गया तो उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं ली गई। इसी आधार पर कहा गया कि ये जो पूरा कदम था पूरी तरह से असंवैधानिक था। ये तीसरा तर्क हुआ। चौथा तर्क यहाँ पर यह था कि राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया गया था। यानी कि क्योंकि राज्यपाल की ओर से पहले ही जो राज्य की जो विधायिका थी, जो केंद्रीय जो राज्य मंत्रिमंडल था, उसे भंग कर दिया गया था। तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल ये उठाया गया कि राज्यपाल बिना जो मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश के बिना राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। तो राज्यपाल पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अभी तक ऐसा कोई भी डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने में विफल रहा है। ये एक चुनौती के तौर पर सामने आया है। ये तमाम तर्क हैं जो कि पेटिशनर्स की ओर से दिए गए। तो तर्कों को हमने विस्तार पूर्वक समझा है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के तर्कों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का, जब भारत में विलय हुआ था, यानी कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन किए गए थे, विलय पत्र पर जब साइन हुए थे, तो उसकी वजह से उसके बाद जम्मू कश्मीर के पास कोई भी संप्रभुता नहीं बची थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी के बीच डिफरेंस करने से पूरी तरह से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे केवल ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता प्राप्त हुई थी। तो हमें संप्रभुता और स्वायत्तता के बीच डिफरेंस करना सीखना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यही बात केंद्र सरकार ने भी अपने तर्कों में दोहराई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन करते हुए जो जम्मू कश्मीर है उसे स्वायत्तता प्राप्त हुई थी, ना कि संप्रभुता। और इस वजह से भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के माध्यम से जो आदेश जारी किया गया था जम्मू कश्मीर को लेकर, वो आदेश पूरी तरह से वैलिड था। उस आदेश में किसी भी तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट मौजूद नहीं था। इसके बाद एक अस्थायी प्रावधान भी कहा गया है। अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर हम अनुच्छेद 370 को एक स्थायी प्रावधान बनाते हैं, एक परमानेंट प्रोविजन बनाते हैं, तो ये भारतीय संविधान के तहत जो प्रक्रिया का गठन किया गया है
उस प्रक्रिया का हनन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये कहता है कि भारत में जो विधायिका है, जो भारत की असेंबली है, भारत की जो सरकार है, वो संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अगर आप केशवानंद भारती डिसीजन को याद करें, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि केशवानंद भारती का डिसीजन कौन से ईयर में आया था, कौन से साल में आया था। तो केशवानंद भारती डिसीजन में ये कहा गया था कि सरकार जो है वो किसी भी प्रोविजन में बदलाव कर सकती है, किसी भी प्रोविजन में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते वो बुनियादी ढांचे का उल्लंघन ना करता हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना करता हो। और अभी तक जम्मू कश्मीर का ये जो प्रावधान है धारा 370 का, उसे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसी वजह से अगर हम धारा 370 को एक परमानेंट प्रोविजन बनाते हैं तो इसकी वजह से संविधान की जो पुनर्गठित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का हनन माना जाएगा, उस प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के पुनर्गठन को भी बरकरार रखा है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने एक तर्क ये भी दिया था कि भारतीय संविधान के तहत आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया था वो कदम पूरी तरह से संवैधानिक था। तो ये हमने तमाम सुप्रीम कोर्ट के तर्कों की बात की, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात की। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, तो एक बार उन निर्देशों पर भी बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला निर्देश ये दिया है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए, स्टेटहुड प्रदान की जाए। वर्तमान समय में अगर आपको याद है तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा प्राप्त है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। लेकिन सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है। आपको याद होगा कि बीते दिनों सरकार इस तरह का एक अमेंडमेंट लेकर आई थी जम्मू कश्मीर रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में कि वहां की जो विधानसभा है वहां आरक्षण किया जाएगा, विधानसभा की सीटों को बढ़ाने की भी बात की गई थी। तो लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर विधानसभा जल्द से जल्द गठित हो और उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि सरकार जल्द से जल्द 30 सितंबर से पहले वहां पर चुनाव आयोजित कराने के लिए प्रयास करेगी। यानी कि जल्द ही हमें जम्मू कश्मीर में चुनाव देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है अब वो पूरी तरह से भारत के हिस्से के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर भी जैसे शेष भारत में चुनाव प्रक्रिया आयोजित होती है, वहां पर भी इसी तरह से चुनाव प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा और जल्द ही जम्मू कश्मीर का एकीकरण पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बात की। यहाँ पर पूरी जो खबर है वो समाप्त होती है और अब हम अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा कर लेते हैं। सवाल जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा कब अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जनवरी 2019, ऑप्शन बी अप्रैल 2019, ऑप्शन सी अगस्त 2019 या फिर ऑप्शन डी जनवरी 2020। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।